हेलो दोस्तों, टैक्स में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, मेरे साथ सीए प्रवीण शर्मा जी, सीए मनोज लांबा जी और हमारे गेस्ट राज चावला जी भी जुड़ चुके हैं। और स्टार्ट करने के पहले हम छोटा सा एक ओवरव्यू बता दें कि आज से हम ये प्लेटफॉर्म टैक्स फॉर वेल्थ पे अगेन रोज कुछ ना कुछ वेबिनार करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे जो आपके जो भी एक फाइनेंशियल लाइफ है वहां पे बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। साथ के साथ वो आपके लिए कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग भी हो सकता है, पैसे की कहीं ना कहीं उसकी बचत भी होगी और इन्फॉर्मेशन जो होगा वो बहुत ही ऑथेंटिक होगा। आप देख सकते हैं 4 सीए बैठे हैं, तो वहां पे बताने की जरूरत नहीं है कि जो क्वालिटी और जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो कैसे होगी। खैर, मैं प्रवीण जी, आप इसको आगे बढ़ाए सेशन को, एक बार राज सर को और मनोज सर को आप इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू हिमांशु जी एंड थैंक यू। और टैक्स फॉर वेल्थ में आप सभी के लोगों का स्वागत है, वेलकम करता हूं आप सब लोगों का। होप आप सब यहाँ पे अपने जगह और अपने एरिया में स्वस्थ होंगे और इस कोविड के चलते अब हम अपना प्रोसेस को अब यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने हमारे चीफ गेस्ट सीए राज चावला जी एंड हमारे स्पीकर सीए मनोज लांबा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही एमिनेंट फैकल्टी हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं बताना चाहूंगा, ऑल्सो इट्स वेरी वेरी हॉट टॉपिक नाउ डेज, क्योंकि रिटर्न फाइल करते वक्त हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। एक पजलनेस मेरे सामने रहता है कि ITR 3 मुझे फाइल करनी है, ITR 4 मुझे फाइल करनी है, एलिजिबल बिजनेस क्या होता है, टर्नओवर की लिमिट क्या है, अगर 2 करोड़ क्रॉस हो जाता है क्या मैं प्रिजम्पटिव में आ सकता हूं, या मैं एक रेगुलर एक प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट फाइनेंशियल फाइल करता हूं तो मैं प्रिजम्पटिव में कब जा सकता हूं या प्रिजम्पटिव से बाहर कब आ सकता हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्वेरी को जरूर आप सॉल्व करें, नहीं तो सीए मनोज लांबा सर आपसे क्वेरी जरूर पूछेंगे। मैं वेलकम करना चाहता हूं सीए राज चावला जी का। ऑल्सो कि सर के बारे में जितना कहूं उतना ही कम है, और एक्स चेयरमैन NIRC में रह चुके हैं सर, और काफी एमिनेंट फैकल्टी भी हैं, काफी सारे बेनामीज और इनकम टैक्स से रिलेटेड इनके बहुत सारा डिस्कशन हम सुन चुके हैं सर से। ओवर टू सी राज चावला जी, आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल के ऊपर। आपसे कुछ और बात आपके थॉट के हिसाब से हमारे पार्टिसिपेंट जानना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ओवर टू यू सर। Thank you, CA Praveen Sharma ji. First of all, I am thankful to this Tax for Wealth. हिमांशु जी का चैनल बहुत ही प्यारा चैनल, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि इस चैनल की सबसे ज्यादा खूबसूरती यह है कि सबसे ज्यादा क्वेरीज रिजोल्व होती हैं इस चैनल पे। तो आई एम थैंकफुल टू हिमांशु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू, एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू CA प्रवीण शर्मा जी, organizer of this webinar, and I am for today topic section 44 AD and 44 ADA बहुत ही important topic है हमारे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, कारण कि ये प्रिजम्पटिव इनकम का टैक्सेशन का गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया, जिसमें जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी अपना हिसाब किताब ज्यादा नहीं रख सकते हैं, उनको गवर्नमेंट ने सेक्शन 44 AD में एक ये प्रोविजन दिया कि आप जो है एक फिक्स मिनिमम परसेंटेज हमें टैक्स का दे दीजिए अपनी टर्नओवर के ऊपर, ताकि आपको फिर ज्यादा ना हिसाब कराने की जरूरत है, ना कोई ऑडिट कराने की जरूरत है, और ना ही आपको किसी और चक्कर में पड़ने की जरूरत है। और इसी तरह से 2 करोड़ तक अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी टर्नओवर जो है 2 करोड़ रुपए तक है, तब आप इस रूल को, इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले इसमें 8% था, हालांकि अभी भी 8 है, लेकिन गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद हो, जब डिमोनेटाइजेशन का टाइम हुआ था तो गवर्नमेंट ने उस समय पे एक स्पेशल नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ लोगों के लिए इसको 6% कर दिया कि अगर आप अपनी टर्नओवर को, अपनी सेल्स को चेक के द्वारा या NEFT के द्वारा या और जो हमारे चैनल्स हैं, बैंकिंग सिस्टम है, अगर आप उसके द्वारा पेमेंट लेते हैं, तब आप अपनी इनकम 6% भी दिखाएंगे तो भी इसमें आप कवर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है बिजनेसमैन के लिए कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, आप छोटे व्यापारी हैं, तो आप इस सेक्शन को 44 AD को अडॉप्ट कीजिए। दूसरा,
हमारे प्रोफेशनल भाइयों के लिए, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोस्ट अकाउंटेंट हैं या अदर प्रोफेशंस के लोग हैं, उनके लिए भी इस स्कीम को दिया कि अगर आपकी जो ग्रोस रिसिप्ट है अगर वो 50 लाख रुपए तक है तो आप 50% डिक्लेयर कर दीजिए। नो नीड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। मुझे पहले याद है पुराने टाइम पे, आज से 10-15 साल पहले, जब हम पर्सनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाया करते थे तो प्रोफेशनल के लिए ये होता था कि अगर आपकी टर्नओवर का 30% से ज्यादा आपने वो दिखाया है प्रॉफिट तो ठीक है, अगर आपने कम दिखाया तो 99% वो लोग स्क्रूटनी में सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने आपको कह दिया है कि आपको बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% टैक्स दीजिए और जो है आप बिल्कुल ठीक रहेगा। तो बहुत अच्छी सेक्शन है। बाकी जो इसकी टेक्निकलिटीज हैं वो हमारे सीए मनोज लांबा जी हैं, वो बताएंगे। तो ओवरव्यू नाउ टू सीए प्रवीण शर्मा जी। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो क्या कहते हैं एक ओवरव्यू, अगर सरल भाषा में कहूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हमारे व्यूवर्स को। कहीं ना कहीं अब यूनियन बजट 2021 में भी इसके ऊपर काफी चेंजेस आवाज नहीं आ रही है मेरे को फिर। ओके, लामा सर आ रही है आवाज मेरी? नहीं आ रही, मेरी आ रही है आप लोगों को? आपकी सर आपकी आ रही है, मेरे को आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर आपकी आवाज। चलो, शुड आई स्टार्ट नाउ? यस यू कैन स्टार्ट सर। मनोज लांबा सर, आई एम नॉट एबल टू हियर। शुड आई स्टार्ट? प्लीज स्टार्ट सर। शुड आई स्टार्ट सर? प्लीज स्टार्ट। यस सर। ओके जी। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हिमांशु जी का, सीए प्रवीण शर्मा जी का और सीए डॉक्टर राज चावला जी का, जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, मॉडरेटर और गेस्ट हैं, कि उन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं 44 एडी पर अपने विचार आप लोगों के साथ साझा कर पाऊं। सेक्शन 44 एडी प्रोफेशनल के लिए और छोटे बिजनेसमैन के लिए, जैसे चावला जी ने बताया, सेल्फ कंटेन्ड कोड है। सेल्फ कंटेन्ड कोड की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक अलग से प्रावधान है, एक अलग से प्रोविजन है इनकम टैक्स के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत छोटे व्यापारी अपनी इनकम प्रेजेंटिव बेसिस पर डिक्लेयर कर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट के झंझटों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन चावला जी ने कहा कि ये बहुत सरल सेक्शन है। चावला जी के विचार से मैं सहमत नहीं हूं। ये इस तरह से ड्राफ्ट किया गया कि इसकी सरलता को खत्म कर दिया गया है। कुछ छोटी छोटी बारीकियां आज के इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूंगा कि 44 एडी कितना खतरनाक सेक्शन है या इसके जो प्रोविजन है कितने ड्रास्टिकली ड्राफ्ट किए गए। पहला क्वेश्चन मेरा लोगों से हमेशा है, आप लोगों से मैं चाहूंगा कि इंटरेक्टिव रहें और कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि मैं आपसे जो पूछूं आपका क्या व्यू है। जितने भी प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट कि जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसका वो आंसर जरूर करें, हाँ या ना में, ताकि हम उस बात की कंक्लूजन तक पहुंच सकें कि लोगों का ऐसा मत जो है वो ठीक है या नहीं। पहला सवाल सबसे पहले ये आता है कि हम सेक्शन 44 एडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रेजम्पटिव है या सॉरी सेक्शन 44 एडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑप्शनल है या मैंडेटरी। प्लीज अपना व्यू कमेंट बॉक्स में लिखिए, वेदर सेक्शन 44 एडी ऑफ इनकम टैक्स इज ऑप्शनल और मैंडेटरी। मेरी सेल 2 करोड़ रुपए से कम है, क्या मेरे लिए ये मैंडेटरी है कि मैं 44 एडी में जाऊं, या मेरे लिए ऑप्शन है कि 44 एडी में जा लूं या कुछ और कर लूं? वेदर 44 एडी इज ऑप्शनल और मैंडेटरी। राधा कृष्ण रेड्डी जी कह रहे हैं ऑप्शनल, हेलो टेक्स कह रहे हैं ऑप्शनल, शालिनी सोमानी जी कह रहे हैं ऑप्शनल। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, ऑप्शनल और मैंडेटरी को डिस्कस करने से पहले मेरे बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, माई टर्नओवर इज 95 लाख।
my turnover is 95 lakhs. Should it compulsory for me to declare profit at the rate of 8%? और अगर मैं ऑडिट प्रॉफिट 8% डिक्लेयर नहीं करता तो क्या मेरा ऑडिट मैंडेटरी है? My first question from all the viewers is, my turnover is 95 lakhs. Is it compulsory for me to declare profit at the rate of 8% or should I go for audit under section 44AB of Income Tax Act? Please share it. Keep on sharing. तभी मजा आने वाला है. सर रिपीट करता हूं, मेरी सेल टर्नओवर 95 लाख रुपए, क्या मेरे को 8% डिक्लेयर करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? और अगर मैं नहीं मेंटेन करता, नहीं डिक्लेयर करता तो क्या मेरे को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? सर अभी 6% की तो मैं बात ही नहीं कर रहा. तिल्ला जान जी कह रहे हैं नो. निशान जी कह रहे हैं ऑप्शनल बिकॉज वंस ऑप्टेड इट इज कंपलसरी फॉर 3 years. नहीं निशान जी. शालिनी सोमानी जी कह रहे हैं ऑप्शनल. अतिल्ला जैन जी कह रहे हैं नो. तो सर अगर मेरी सेल 95 लाख है और मैं सेक्शन 44 AD के साथ नहीं जाना चाहता, उसका हाथ नहीं थामना चाहता, 44 AD से निकाह नहीं करना चाहता, देन व्हाट इज ऑप्शन अवेलेबल विद मी? सेक्शन 44 AD की जो टैग लाइन है सर, पहले उसे समझ लेते हैं. 44 AD सबसेक्शन 1 पे जाने से पहले 44 AD की जो थीम लाइन है उसे समझ लेते हैं. क्या कहती है सर? ये कहती है स्पेशल प्रोविजन. इट इज ए स्पेशल केक, इट इज ए स्पेशल आइसक्रीम, इट इज ए स्पेशल प्रोविजन. स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस on presumptive basis. It is not a general provision. It is not a part of general law. It is the special provision. It is something special. It is something special. Special cake for someone who are eligible for that. Who is eligible for that? Who is not eligible for that? We are discuss later on. But it is a special provision for computing profit and gains of business on presumptive basis. That means the first option is available to you. Your turnover is 95 lakh. You declare profit at the rate of 8%. Then you have no need to maintain any books of account. Further, आपने 8% दिखा दिया, आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है 44 AE में. पर अगर आप 8% नहीं दिखाते तो क्या 44 AB में आपका ऑडिट होगा? अब इस सवाल का आंसर. My turnover is 95 lakh. My profit is only 4%. Whether my accounts are liable for audit? It is my first year of business. Please write in comment box. I am waiting for your comments, sir. Please keep on writing. 8% नहीं है, 4% है. अतुल्य जैन जी कह रहे हैं ऑडिट नहीं होगा. हेलो टैक्स कह रहे हैं ऑडिट नहीं होगा. इन सच ए सिचुएशन, शिव खत्री जी कह रहे हैं आइदर डिक्लेयर्ड प्रॉफिट और गेट ऑडिट. नहीं शिव जी, ऐसा नहीं है. मिथिलेश तिवारी जी कह रहे हैं ऑडिट होगा. सुधीर कुमार जी कह रहे हैं ऑडिट होगा. देखो, डिफरेंट ओपिनियन फॉर डिफरेंट पीपल. शालिनी सुमानी जी कह रही हैं कि ऑडिट नहीं होगा. तो मैं व्यूअर्स को क्लियर करना चाहूंगा, सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ऑडिट होगा. ये कहता है इफ यू ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 AD then you have to declare profit at the rate of 8% or 6% as the case may be. But if your presumptive profit is less than 8% or 6% as the case may be, there is no need to get your account audited. There is no need to get your account audited because section 44 AB. Because section 44 AB subsection 1 subclause 1 state that every SSC carrying on business is required to get his account audited if his turnover is likely to exceed or exceeds rupees 1 crore. 1 crore. Here the turnover is 95 lakhs. अगर आप ऑडिट करेंगे तो किस क्लास में करेंगे? कहीं भी नहीं.
तो एज पर माई हम्बल सबमिशन, एज पर माई इंटरप्रिटेशन, एज पर माई ओपिनियन, देयर इज नो नीड टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड इन सच ए केस. In such a case, it is very clear. It is very clear. There is no need to get books of account such audited in such a case. इस केस पे फिर क्या करना पड़ेगा? मैं 8% दिखाऊंगा नहीं, 4% दिखाऊंगा, किताबें मेरे को बनानी पड़ेंगी. Yes, my dear friends. If you go for section 40, if you don't go for section 44 AD in case of SSC having a turnover less than 1 crore, then you have to maintain proper books of accounts as required by subsection 2 of section 44AA, which says that the SSC are required to keep such books of account, paper and document which may enable your assessing officer to compute your total income truly and accurately. तो आपको वो सभी किताबें बनानी है जिससे वो आपका सही प्रॉफिट डिटरमिन कर सके. तो एज पर माय ओपिनियन, इफ यू आर नॉट गोइंग विद सेक्शन 44 AD, यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, नो नीड टू गेट देम ऑडिटेड, एंड टू फाइल, रिक्वायर्ड टू फाइल योर ITR इन फॉर्म नंबर ITR 3 गिविंग फुल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देयर. अब ऑडिट कब कराना है? फिर तो ऑडिट कब कराना है? ऑडिट कब कराना है दोस्तों? जब आप एक बार 44 AD का दामन थाम लिया, जो मैंने पहले कहा, एक बार आपने 44 AD से निकाह कर लिया, वंस यू ओप्ट फॉर सेक्शन 44 AD, एक बार आपने 44 AD का दामन थामा, तो 5 साल से पहले आप उसे तलाक नहीं दे सकते. मैं बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा हूं. एक बार आपने 44 AD का दामन छापा तो अगले 5 सालों तक आप उसे तलाक नहीं दे सकते. अगर आप उसे तलाक देते हैं, अगर आप उसका दामन छोड़ते हैं, अगर आप उसका साथ छोड़ते हैं, तो अगले 5 सालों में आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे. इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे. वो दुष्परिणाम क्या है? ऐसी दशा में आपको 44 AB का सहारा लेना पड़ेगा. 44 AB को अपना वकील बनाना पड़ेगा कि मैं 5 साल तक, अगले 5 सब्सिक्वेंट ईयर तक बुक्स ऑफ अकाउंट जो सेक्शन 44AA सब सेक्शन 2 में कही गई हैं और 44 AB क्लोज ई में ऑडिट कराता रहूंगा अगले 5 साल तक, irrespective of turnover and profit, but provided that your total income exceeds from that business up above the maximum amount not chargeable to tax. सर आप समझिएगा क्या कह गया मैं. एक 5 साल तक रहना था, 5 साल से पहले तलाक नहीं दे सकते थे. अगर तलाक दिया तो 44 AB को वकील बनाना पड़ेगा और उस वकील की इंस्ट्रक्शन ये है, उसकी फीस ये है कि 5 साल तक किताबें भी बनाएं और इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ऑडिट भी कराएं. चाहे 10 लाख रुपए की टर्नओवर क्यों नहीं है, अगर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपका ऑडिट होना मैंडेटरी. अब ये ऑडिट की क्लॉज क्यों है? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स. मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर इज 2,50,000. अब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट सर 44 AD में लिखा है हर टोटल इनकम. 44 AB लिखता है हिज इनकम फ्रॉम सच बिजनेस. दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हर टोटल इनकम का बात है. मेरी 10 लाख रुपए सर सेल थी, सिर्फ 5 लाख रुपए सेल थी. 44 AD का साथ छोड़ा, 5 लाख रुपए सेल है सिर्फ 5 लाख रुपए. प्रॉफिट एट द रेट 10% 50,000 रुपए. प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपए. लेकिन मेरी सैलरी इनकम है
जहां से मेरे को सैलरी 3 लाख रुपए आ रही है, टोटल इनकम इज बिलो अबव द अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मैंने क्या क्या 5 लाख सेल, 10% प्रॉफिट, 50,000 रुपए। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, 3 लाख से ज्यादा सैलरी। टोटल इनकम इस केस में क्या, टोटल इनकम इस केस में क्या, 2.5 लाख से ऊपर। प्रेजम्प्टेड प्रॉफिट भी मैंने 10% का। Sorry for interrupting. Maybe we can connect with Manoj Lamba, sir. Please I think सर सुन पा रहे हैं आप लोग मेरे को? Yes, yes, sir. Continue, sir. ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मेरी सेल सर सिर्फ 5 लाख रुपया, प्रॉफिट 10% 50,000 रुपया, सैलरी इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या कोई और इनकम है 3 लाख रुपया, टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। टोटल इनकम होगी है 3.5 लाख रुपया। इवन ऑन दी टर्नओवर ऑफ ₹5 लाख, इवन ऑन दी टर्नओवर ऑफ ₹5 lakhs, I am liable for audit for next 5 years, my dear friends. Next 5 years. मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, आप समझ गए होंगे। अगर किसी भी व्यूअर को ये पोजीशन क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, इंक्लूडिंग आवर पैनलिस्ट चावला जी, प्रवीण जी, हिमांशु जी, कि जो मैं बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं, या इससे अगर आपका कुछ भिन्न मत है तो भी जरूर लिखिएगा, वेदर एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। अतुल्य जान जी कह रहे हैं यस, प्रवीण शर्मा जी कह रहे हैं क्लियर, हिमांशु जी कह रहे हैं यस, तो एवरीबॉडी इज क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है सर, 44 ADA की भी साथ ही बात करूं, 44 ADA की भी बात करूं, वेदर 44 ADA इज मैंडेटरी और ऑप्शनल। 44 ADA की भी बात कर लें सर, ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? प्लीज शेयर योर व्यूज, प्लीज कीप ऑन राइटिंग सर, वी वांट टू मेक दिस सेशन सो इंटरेक्टिव, प्लीज कीप ऑन राइटिंग, आई वांट मैक्सिमम कमेंट। मनदीप सिंह जी लिख रहे हैं यस क्लियर सर। हर अगला सवाल, 44 ADA which provides special provision for computing income of professions, certain professions, is it mandatory? Is it mandatory or optional? सुधीर कुमार जी कह रहे हैं ऑप्शनल, हेलो टैक्स कह रहे हैं ऑप्शनल, सुधीर कुमार जी कह रहे हैं ऑप्शनल, प्रवीण शर्मा जी कह रहे हैं ऑप्शनल, अतुल्य जैन जी कह रहे हैं मैंडेटरी। फ्रेंड्स, एज पर माय ओपिनियन, आपका फायदा कह रहे हैं ऑप्शनल नहीं। सर मेरी ओपिनियन के अनुसार, मेरी 44 AD की रीडिंग के बाद, मेरी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली 44 ADA मैंडेटरी है, 44 ADA मैंडेटरी है, 44 AD ऑप्शन। कारण 44 AD क्या कहता था, क्या कि अगर आपने 8% या 6% प्रॉफिट नहीं दिखाया तो आपको ऑडिट कराना है। लेकिन 44 ADA क्या कह रहा है, 44 ADA माय डियर फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अगर आप 50% से कम प्रॉफिट दिखाते हैं तो irrespective of turnover, whether your turnover is 5 lakhs, you are liable to audit, you are liable to audit. It is made compulsory for everyone, it gives mandate to everyone who are not disclosing income from the profession at the rate of 50%, my dear friends. My turnover is 6 lakh. I want to declare the profit at 2 lakhs. I have to maintain proper books of account as required by subsection 1 of section 44AA and gets them audited from a qualified chartered accountant as and has to submit their report before the specified date. Before the specified date.
Should my view is clear to all? 44 ADA is mandatory, my dear friends, whereas 44 AD is optional. Should you agree with my view, please keep on writing, sir. It gives me confidence to interact with you with more energy. Should I clear to all? Please keep on writing, sir. शिव खत्री जी कह रहे हैं यस, मनदीप सिंह जी कह रहे हैं यस, हेलो टैक्स यस, आपका फायदा टैक्स न्यूज क्लियर सर। देखिए एक बात हमने आज क्लियर कर ली कि 44 AD ऑप्शनल है, 44 ADA इज मैंडेटरी। अब शिव खत्री जी का एक सवाल आ रहा है, टोटल इनकम इज सब्जेक्ट टू LIC एटसेट्रा और नॉट? नो सर, टोटल इनकम इज इनकम ऑफ 5 हेड्स। 2.5 लाख रुपए आपने देखनी है, इसमें से चैप्टर 6A की डिडक्शंस नहीं घटानी है, जो उसके बाद आती है वो टोटल टैक्सेबल इनकम आती है। 44 ADA के लिए ये नहीं है, फिर तो सारे ही बाहर हो जाएंगे सर। क्रिस्टल क्लियर। मिथिलेश तिवारी जी कह रहे हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल कहां से आ गया ये मेरे को मालूम नहीं। अब अगला सवाल करते हैं सर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। हो सकता है कि बहुत लोग इससे एग्री नहीं हो। सर 44 AD में जो 8% दिखाना है वो किसका दिखाना है? आपको 8% किसका दिखाना है हिमांशु जी? 8% किसका दिखाना है चावला जी? 8% किसका दिखाना है हिमांशु जी और प्रवीण जी? और सारे व्यूअर्स से मेरा क्वेश्चन है, 44 AD में जो 8% डिक्लेयर करना है, (44 AD में जो 8% या 6% डिक्लेयर करना है वो किसका करना है सर? मैक्सिमम लोगों से जब मैं ये सवाल करता हूं वो कहते हैं 8% ऑफ द सेल, 8% ऑफ द सेल इज टू बी डिक्लेयर्ड और 8% ऑफ द सेल इज टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड प्रॉफिट। 8% ऑफ सेल इज टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड प्रॉफिट। 8% of sale is to be treated as deemed. But when, my dear friends, you read section 44 AD, when you are read section 44 AD, there is no word sale used in the entire section. The word sales has been never used by the lawmakers in section 44 AD. It says that 8% of the turnover, 8% of the turnover or gross receipts shall be deemed as profit and gains from business. Shall be deemed as gain. What the turnover means? क्या टर्नओवर सेल्स से बढ़कर है? मेरा व्यूअर से ये सवाल है सर, टर्नओवर क्या सेल से बढ़कर है? टर्नओवर इज ए वाइडर टर्म, वेयर इज ए सेल इज ए नैरोर टर्म. Turnover is a wider term. It includes so many things besides sale. जैसे सेल के साथ उस बिजनेस से मेरे को कोई डिस्काउंट आया, ट्रेड डिस्काउंट आया, कोई कैश डिस्काउंट आया है, कोई कमीशन आई है और कुछ और इनकम्स आई हैं, कोई स्क्रैप सेल है, कोई बाय प्रोडक्ट की सेल्स है, कुछ और इंसेंटिव आए, ऑल इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ माय टर्नओवर. बट सेल इंक्लूड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टर्नओवर का 8% डिक्लेयर करना है. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. मेरी सेल है 60 लाख रुपया, 15 लाख रुपए के मेरे को कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट है, 5 लाख रुपए के इंसेंटिव है. तो मेरे को 8% जो डिक्लेयर करना है वो 80 लाख पे करना है, ना कि 60 लाख पे. 80 लाख पे करना है, ना कि 60 लाख पे. तो पहला आपको समझ गया सर, 8% ऑफ टर्नओवर इज टू बी डिक्लेयर्ड एज presumptive profit. 8% ऑफ टर्नओवर इज टू बी डिक्लेयर्ड एज presumptive profit. अब जो टर्नओवर लेनी है, प्रवीण जी हमारे पास जीएसटी के एक्सपर्ट बैठे हैं. आज इस चर्चा को मैं गहन बनाना चाहूंगा और अपनी डिस्कशन को एक हाईएस्ट लेवल पे ले जाना चाहूंगा. वेदर टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44 AD includes GST. My question from all the viewers is,
whether turnover for the purpose of section 44 AD includes GST? Please Sir, write in comment box. As per the I turnover, want maximum participation. Whether turnover for the purpose of section 44 AD is inclusive of GST? let other participants saying no. Yes. Some are saying no, some are saying no. Yes. Maybe some network issue with the Manoj Lamba sir. He's coming. Okay. Most of the comment is no. जी सर. सर आपसे क्रिस्टल क्लियर चाहिए इस मैटर के ऊपर. क्या सुन पा रहे हैं? कंपोजिशन देन इंक्लूडेड, अमित जैन जी कहना चाह रहे हैं. शिव खत्री जी कह रहे हैं इंक्लूडेड होगा. केजी बंसल जी कह रहे हैं नहीं इंक्लूडेड होगा. वीरा ए हैं, कुछ कह रहे हैं कि एज पर 26 ए वैल्यू टू बी कंसीडर. और धीरज जोशी जी कह रहे हैं प्रवीण सर नो. गौरव शर्मा जी कह रहे हैं नो. विशाल भाई जी कह रहे हैं 44 टर्नओवर सेल और परचेज एप्लीकेशन. सर अब मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने अभी जब 44 एडी की डिस्कशन शुरू की थी तो आपको कहा था कि 44 एडी में क्या लिखा है सर? 44 एडी में लिखा है, जो हेडलाइन है 44 एडी की वो कहती है स्पेशल प्रोविजन. बड़ी ध्यान से सुनिएगा 44 एडी की मेन हेडलाइन क्या कहती है. 44 एडी की हेडलाइन कहती है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग, special provision for computing profit and gains of business on presumptive basis. Now, my dear friends, I draw your kind attention towards the provisions of section 145 capital A. 145 capital A. 145A capital A starts with, सर बड़ी वंडरफुल वर्डिंग है. कहां से स्टार्ट होता है सर? ये कहता है फॉर कंप्यूटिंग द इनकम, फॉर कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड बिजनेस और प्रोफेशन. सर क्या कह रहा है ये? फॉर कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, द सेल, परचेज and inventory shall be valued inclusive of all taxes, any duty, cess, by whatever name card, by whatever name card. I am once again repeating the starting line, starting stanza of section 145 capital A, which start for computing the income under the head business or profession, for computing the income chargeable under the head business or profession, the sale, purchase or gross receipt shall be inclusive of all taxes, duty, cess, by whatever name called, by whatever name. सर प्रवीण जी 44 एडी में हम क्या कर रहे हैं? मैंने बोला क्या था? स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन. 145 ए क्या कह रहा है? फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन. बोथ सेक्शन आर गिविंग द सेम mandate. When we are calculating the deemed income under the head business under section 44A, the law very clearly mandated that the sale, purchase or inventory shall be valued inclusive of all taxes. Inclusive of all taxes means the turnover is to be taken inclusive of GST. Inclusive of GST is as per my opinion and interpretation. If you have some different view, please keep on writing. I will try to resolve your problem.
बट इट इज वेरी क्लियर। सर लोग कह रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया, सर अभी तक क्यों नहीं नोटिस आने शुरू किए। मैं बता दूं सर, ये अमेंडमेंट जो आई थी सेक्शन 44 एडी में, ये जो नया सेक्शन 44 एडी आया है, ये सिर्फ असेसमेंट ईयर 17-18 से आया है। 17-18 के केस ही सर अभी फिक्स हुए हैं या फिक्स हो रहे हैं, तो अभी कहां से आ जाएंगे। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया है, गवर्नमेंट को समझ आ रही है। सर पहले क्या हुआ करता था, क्वेश्चन पहले भी उठा करता था प्रवीण जी ये, लेकिन आईटीओ हमारी मुट्ठी में था, आईटीओ हमारी फेस वैल्यू पर डलता था। अब फेस वैल्यू से फेसलेस हो गए हैं। अब हमें आईटीओ को नहीं समझाना है, हमें कंप्यूटर बाबा को समझाना है। हमें टेक्नोलॉजी से लड़ना है, और टेक्नोलॉजी से आज तक कोई नहीं जीत सका। अब तो जो कंप्यूटर बोलेगा, कंप्यूटर क्या बोलेगा, एक बार जैसी उसे प्रोग्रामिंग दी जाएगी, उसे बोला जाएगा कि 44 एडी वाले सारे केसेस फिक्स कर दो जिसमें आपको जीएसटी में इंक्लूडेड टर्नओवर नहीं है, तो वो सारे के सारे केसेस फिक्स कर देगा और वहां पे प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम कहां पे आने वाली है, दो जगह पे प्रॉब्लम आने वाली है सर। माई टर्नओवर इज 60 लाख, तो 60 लाख का 18% हो गया 10,80,000 रुपया। तो मेरी जो टर्नओवर होनी थी सर 70,80,000 पर 8% कैलकुलेट होना था। 70,80,000 के ऊपर सर 8% कैलकुलेट होना था, जो मैंने 60 लाख पे किया। बाकी मेरी क्या रहेगी सर, अनडिस्क्लोज्ड इनकम रहेगी। अनडिस्क्लोज्ड इनकम रहेगी, वो उठा के इसको 115 बीबीई लगा देंगे सर, 78 लगा देंगे, 30 पे नहीं लगेंगे। वो कहेंगे ये तो आपने डिस्क्लोज नहीं की। आपने कहां डिस्क्लोज की? अगर आपकी टर्नओवर होती तो आप डिस्क्लोज करते। आप तो कह रहे हो मेरी टर्नओवर 60 लाख है, और वो इंक्लूसिव वो जीएसटी को 60 लाख मान लेगा, और उधर कहेगा ये 1080 तो अनडिस्क्लोज्ड है। प्रवीण सर, एक एसके जी का कहना है कि इनका पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हमने नहीं लिया है, पहले उसको लेके आई थिंक इनको सॉर्ट आउट करें। किसी की कोई क्वेरी रह जाए तो फायदा क्या होगा हमारे सेशन का। राइट राइट। मनोज सर, एक बार मनोज सर बात करें। जी सर, जी हिमांशु जी, हेलो सर। ये क्वेश्चन पर जी हिमांशु जी, हाँ मैं इनकी देख रहा हूँ क्वेरीज। ये कह रहे हैं चैनल इज बायस्ड, ओनली सिलेक्टिव क्वेरीज हैज बीन टेकन। ऐसा नहीं है एसके साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी क्वेरीज लूं, और अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। वैसे तो मैं कह रहा हूं कि मैं सबकी क्वेरीज लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन स्टिल किसी का कमेंट रह जाता है या कमेंट इतने आ रहे हैं कि कोई छूट जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी व्हाट्सएप पे आंसर कर सकूं। फिर भी अगर आपकी क्या क्वेरी थी, अगर छूट गई है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसको आंसर करूंगा। जो जीएसटी इंक्लूड करके ही आपको टर्नओवर लेनी है, मैं बात कर रहा था 70-80 तक होना था, 8% कैलकुलेटेड या नहीं। दूसरी चीज हिमांशु जी, प्रवीण जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी टर्नओवर थी सर 95 लाख, और अगर मैं इसे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखता, क्रॉस हो जाएगी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखता, तो मेरे पे क्या टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए थे? बिल्कुल। आई थिंक ये मनोज सर की कुछ प्रॉब्लम आ रही है कनेक्टिविटी में। प्रवीण सर, ये एक लिमिट वाला सर, इसके सर अभी लिमिट में हम आए नहीं हैं, अभी लिमिट में हम इंटर करने वाले हैं। जब लिमिट में हम इंटर करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिल जाएगा, उसमें मुझे नहीं लग रहा है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार मनोज लांबा सर देख लेंगे ये क्वेश्चन। मनोज लांबा सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर एक कोई बात। हिमांशु जी एक बात और बताइए, प्रवीण जी कितना समय है मेरे पास? आप लीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इश्यूज इसमें अनलिमिटेड है। मेरे को टाइम बता दीजिए सो दैट कि मैं मेन इश्यूज जरूर उठा सकूं। प्लीज राइट इन कमेंट कर दीजिए सर, उससे पता चल जाएगा, या चैट में लिख दीजिए। कंटिन्यू कीजिए सर। सर प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन नो। टिल देन आई एम कंटिन्यू। तो मेरी टर्नओवर सर 95 लाख रुपए थी, उसमें अगर मैं 18% जीएसटी इंक्लूड करता हूं तो वो टर्नओवर मेरी 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो क्या 44AB के लिए भी जो टर्नओवर लेनी है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेनी है?
44 एडी के लिए तो मैंने क्लियर कर दिया कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेनी है। 44 ए बी के लिए भी क्या मेरे को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेनी है सर? प्लीज राइट for the purpose of 44AB whether it is to be taken inclusive of GST or exclusive of GST। सर देखिए समझिएगा, 44AD पर मैंने 145A के प्रोविजन लगाए, 44AD पे मैंने 145A के प्रोविजन लगाए क्योंकि बोथ आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, वेयर एज सेक्शन 44AB इज नॉट टॉकिंग अबाउट computation of income under the head business or profession. It is talking about audit of account in case of such तो 44AB किसके बारे में बात करता है? ऑडिट की लिमिट डिटरमिन करने। एडी किसके बारे में बात करता है? टर्नओवर के बारे में। दोनों अलग अलग हैं। और 44AB के आते ही हमारा इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट इस पर एप्लीकेबल हो जाता है, जो 44AB के लिए इशू किया हुआ है, जो कहता है कि एसएससी कैन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ two method, either on inclusive method or exclusive method. For the treatment of sale, purchase or inventory, they can follow either of inclusive method or exclusive method. If the SSC is following exclusive method, because in case of audit, you have to maintain books of account. If you are maintaining books of account, then turnover is to be calculated as per the books of account maintained in the normal course of business. जो लोग एक्सक्लूसिव कह रहे हैं, मैं उनके मत से भी सहमत हूं कि 44AB के लिए तो वो ठीक है, 44AB के लिए तो वो ठीक है, 44AD के लिए वो कतई ठीक नहीं है। 44AD और 145A दोनों चचेरे भाई हैं, दोनों में इनकम कंप्यूट होनी है अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो उसके लिए तो टर्नओवर इंक्लूसिव ऑफ टर्नओवर लेनी है। एबी के लिए आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की बात नहीं करता, वो बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ टर्नओवर लिमिट फॉर द एसएससी हु आर लायबल फॉर ऑडिट, who are liable to audit. I hope all of my viewers are getting agree with my view. सभी लोग एग्री हैं सर, या आगे चलें? आगे चलें सर? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर, आगे चलें? चलो कोई सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इशू मैं आपके हाथ उठाने वाला हूं।
दैट यू हैव टू मेंटेन सम काइंड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको केवल वही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए नहीं कहा गया जो 44AA कहता है। और एक बार आपने 44AD या ADA का दामन छोड़ दिया तो 44AA के रिगार्डिंग आपको बुक्स ऑफ मेंटेन करनी है, जिसमें आपको मालूम है कि अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का बिजनेस कर रहे हैं या आप मेडिकल बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं या आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं तो यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज मैंडेटेड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44A। और इन केस ऑफ बिजनेस एसएससी यू हैव टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच आर मैंडेटेड बाय सेक्शन 44A सबसेक्शन 2। टर्नओवर आपकी 25 लाख रुपए से ज्यादा है और अगर आपके जो इनकम है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है तो आपको बुक्स मेंटेन करनी है। और अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं और उस प्रोफेशन से अगर आपकी टर्नओवर 1.5 लाख रुपए से पिछले 3 सालों की एवरेज टर्नओवर ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। सर आरएमसी एंड एसोसिएट्स पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट इनकम फ्रॉम ब्रोकरेज एंड कमीशन। ब्रोकरेज एंड कमीशन, व्हाट अबाउट इनकम फ्रॉम ब्रोकरेज एंड कमीशन। हर ब्रोकरेज और कमीशन की अगर इनकम है तो आपका बहुत बढ़िया सवाल है। आप 44AD के लिए एलिजिबल एसएससी नहीं, क्योंकि आप एलिजिबल बिजनेस नहीं करते। 3 तरह के लोग 44AD के दायरे से बाहर हैं। अगर आप कमीशन की इनकम है, आप 44AA सब सेक्शन 1 में डिफाइंड प्रोफेशनल्स में आते हैं, आप एजेंसी बिजनेस कर रहे हैं या आप 44AA के लिए स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं तो आप एलिजिबल बिजनेस नहीं है। Hope the answer is clear क्योंकि 44AD is not applicable in case of a brokerage or commission। अगर आपकी 1 रुपए की भी कमीशन इनकम है सर तो आप 44AD के लिए एलिजिबल एसएससी नहीं हो। ऐसे में आप 44AD का दामन नहीं पकड़ सकते। ऐसे में आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेंगी। और अगर 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो ऑडिट भी कराना पड़ेगा, 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रवीण जी यहाँ पर हम लोग ना लोगों को बहुत बढ़िया सलाह देते हैं। वो सलाह क्या देते हैं, ऐसा कीजिए कमीशन को आप अदर सोर्स इनकम में दिखा लीजिए, आप 44AD में आ जाएंगे। लेकिन क्या ये ठीक है? उसने ये तो नहीं कहा कि आपने किस हेड में इनकम दिखाया है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी कमीशन से इनकम है तो आप एलिजिबल एसएससी, आप एलिजिबल एसएससी नहीं हो। तो अदर सोर्स इनकम में LIC कमीशन दिखा देने से, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन दिखा देने से, एजेंसी कमीशन दिखा देने से, कुछ टर्नओवर कमीशन दिखा देने से, कुछ और इनकम दिखा देने से आप 44AD के लिए एलिजिबल एसएससी नहीं बन जाते। अगर 44AD के लिए आप एलिजिबल एसएससी से बन जाते तो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आपकी कमीशन इनकम 1 रुपए की भी है तो मैं कभी एडवाइज नहीं करता कि आप 44AD के साथ जाएं। इसके अलावा सर कोई और क्वेश्चन आया तो जी दीजिए। सर वी शोड वैल्यू विदाउट जीएसटी। हाँ जी सर, वी शोड वैल्यू विदाउट जीएसटी बट ITR रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। यस आई एग्री विद यू सर। लेकिन देखिए 148 में तो 6 साल का समय होता था सर पहले, और अब 3 है। पहले टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं की थी। हर इसमें देखिए वैल्यू विदाउट जीएसटी पहले उन्हें पता ही नहीं चलता था। पहले तो आप समझिए कि ये पिछले 6 महीने से जब से 26AS में जीएसटी की टर्नओवर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हुई है तब से उन्हें पता करना लगना शुरू हुआ है कि जीएसटी की टर्नओवर विदाउट टैक्स कितनी है, क्योंकि जीएसटी में तो बिना टैक्स की देखी जाती है और हमने भी दिखाई उतनी है। अब जब 26AS से और उसकी मैचिंग स्टार्ट होगी, अब जो लास्ट ईयर की रिटर्न्स गई हैं जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई हैं आई थिंक, तो वहां पर वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, वहां पर वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। लेकिन या तो इस CBDT की क्लैरिफिकेशन आएगी कि आपको 44AD के लिए कोई नोटिफिकेशन आएगा या क्लैरिफिकेशन आएगी। अभी एक वेबिनार में मैं भी पैनलिस्ट था तो वहां पर कोई काउंसिल मेंबर बैठे थे डायरेक्ट टैक्स कमेटी के, तो वहां मैंने उन्हें गुजारिश भी की कि इस पे क्लैरिफिकेशन लाओ। अगर आज की डेट में इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं आती तो फ्यूचर में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और डिपार्टमेंट इस पे क्वेश्चन रेज करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले साल की रिटर्न्स पे कुछ प्रोसेस हुई हैं, लेकिन फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। डिपार्टमेंट 148 के लिए जा सकता है या आपको क्वेश्चन कर सकता है। मेरी ये ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन डिफर भी हो सकती है, लेकिन इट इज ए क्वेश्चनेबल पॉइंट नाउ। और कोई क्वेश्चन सर?
we are professional under 44 AD. Any notification? Who are professional under section 44 ADA? Any notification? Okay. सर देखिए सेक्शन 44 AA सबसेक्शन 1 उसमें बताए हुए हैं कि कौन लोग प्रोफेशन में आते हैं, और सेक्शन 44 ADA पढ़ोगे जब आप तो उसमें भी लिखा है प्रोफेशनल्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन, प्रोफेशनल्स एज मेंशन्ड इन सेक्शन 44 AA सबसेक्शन 1। तो वहां पर कौन है? प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, लीगल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, आर्किटेक्चर आपका, और एनी अदर नोटिफाइड प्रोफेशन। एनी अदर नोटिफाइड प्रोफेशन में कुछ लोगों ने नोटिफाई किए हुए हैं, जैसे फिल्म आर्टिस्ट है एंड स्पोर्ट्समैन है, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। और इसके अलावा कुछ जैसे फिल्म आर्टिस्ट को डिफाइन करते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म आर्टिस्ट में एक्टर, डांसर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, जो भी फिल्म के लगे लोग होते हैं वो सारे लोग इंक्लूड हैं। तो अगर हमने 44 ADA में हम फॉल करते हैं कि नहीं करते, इसके लिए हमें सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 AA लिखना पड़ेगा। उसके बाद सर अगला सवाल कोई हो तो? इफ ही इज ए कमीशन एजेंट, सर मैंने बता दिया ये कमीशन एजेंट 44 A के लिए एलिजिबल नहीं है। मिस्टर मिथिलेश तिवारी, बट जीएसटी टर्नओवर एंड 26 AF मिसमैच हो जाएगी अगर हम जीएसटी इंक्लूसिव करके टैक्स करेंगे। सर क्या फर्क पड़ता है? आपकी टर्नओवर अगर इनकम टैक्स में ज्यादा आ रही है, डिपार्टमेंट कभी क्वेश्चन नहीं करेगा सर। डिपार्टमेंट कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। क्वेश्चन तभी होना है जब आप 44 AD में जा रहे हो और आपने डीम्ड बेसिस पे इनकम कंप्यूट की है। आपको मालूम होगा आपसे 2 जगह पूछा था, 26 के अलावा भी ITR 4 में कॉलम है टर्नओवर एज पर जीएसटी रिटर्न। प्रवीण जी है कि नहीं है? ITR रिटर्न है कॉलम, हमारे वहां पर कॉलम है कि वहां पर आपसे जीएसटी नंबर भी पूछता है और टर्नओवर एज पर जीएसटी रिटर्न भी पूछता है। और जहां पर आपको 44 AB में इनकम दिखानी है, AD में इनकम दिखानी है, वहां पर पूछता है आपसे टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44 AD। जहां पे पूछा जा रहा है टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44 AD, इट कैन बी हायर देन द जीएसटी टर्नओवर। अगर जीएसटी में तो हमारे पास प्रवीण जी एक्सपर्ट बैठे हैं, सप्लाईज आती हैं सर, वहां से तो आपकी कभी भी टर्नओवर मिलने वाली नहीं है। अगर यहाँ इसको मिलाने लगोगे तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीएसटी में जो टैक्स है वो ब्रांच ट्रांसफर पे भी लग रहा है, वो सप्लाईज पे भी लग रहा है, कहीं और चीजों पे भी लग रहा है, जबकि वो हमारी टर्नओवर की परिभाषा में इंक्लूड नहीं होती। तो जीएसटी टर्नओवर और इनकम टैक्स की टर्नओवर में तो हमेशा ही फर्क आता। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जो सेल्स शो हम करते हैं, देयर इज अ मच वाइडर डिफरेंस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सप्लाई से मैच कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सप्लाई इज वेरी वेरी वाइडर टर्म। Lamba sir is connecting now. So we have 3 to 4 more questions now. Please ask more question. We have sufficient time available. जितने भी क्वेश्चंस आपके 44 AD ADA से रिलेटेड जो भी हैं, एक क्वेश्चंस मेरे सामने नहीं आया या मैं अगर पूछना चाहूँगा मनोज लांबा सर से कि सर मैं 44 अभी मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट फाइल करता हूँ असेसमेंट ईयर 2021 में, क्या मैं जंप करके 44 AD में जा सकता हूँ? मेरी वहाँ क्या मैं उसका यूज कर सकता हूँ टू सेव माय टैक्सेस, ताकि मैं प्रेजेंटिंग इनकम में आ जाऊं? और हाउ टू सेव माय टैक्सेस इन दिस केस? ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस हियर. We can connect with Manoj Lamba sir. Wait please, 1-2 minutes.
Yes. जी प्रवीण जी, should I continue? Yes, sir. Continue, sir. Continue. प्रवीण जी, should I continue? Continue, sir. Continue. Okay. एक क्वेश्चन आया हुआ है मनदीप सिंह का। I am a YouTuber gaming and I earn from 44 मनदीप जी देखिए, देखना पड़ेगा अगर आपको इनकम आ रही है वो किस शेप में आ रही है। अगर आपको इनकम कमीशन या इंसेंटिव शेप में आ रही है तो आप 44 AD के लिए नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 44 AD के लिए आप एलिजिबल एसएससी नहीं है। अगेन आप 44 ADA के लिए भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 44 ADA केवल स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए है, और जो यूट्यूबर्स हैं वो कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल नहीं है। थर्ड चीज इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर इन दोनों में आप फॉल नहीं करते तो आपको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेंगी, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉफिट आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको ITR 3 में अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन सर। Turnover for 44A should be including of GST or net, sir. As per my opinion, it is inclusive of GST. Creditor, debtors, closing stock shown approximately 44 AD. Any issue? No, Veeraji, it is wrong. It is absolutely wrong. The figure you are mentioning, any information you are giving in your ITRs, any information you are disclosing in your income tax return, that must be true and correct to the best of your knowledge and belief. If found anything wrong or incorrect or inaccurate, then you will be in trouble. It is very, very clear. Whatever figures you are mentioning as debtors, closing stock or cash in hand, it must be accurate. If there is a question and department in position to prove the same, it is wrong, then you will be. Again, there is a connection issue. I have raised my question to Manoj Lamba sir. Hope so कि within 4 to 5 minutes हम इसको क्लोज कर दें इस टॉपिक को। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज अगर यहाँ पे रह जाती है, do but still department said section 44AA would be applicable. Yes sir, continue. सर देखिए 25 लाख की टर्नओवर के साथ प्रॉफिट की कंडीशन भी है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आप पूरी करते हो तो एसके साहब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी। प्रवीण जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। प्रवीण जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन योर स्क्रीन सर। मेरी आवाज आ रही है सर? अगेन देयर इज अ कनेक्शन इशू। दोस्तों, अगर पार्टिसिपेंट्स अगर आपकी कोई